बनाया जाए ना, हाँ। तो उनसे पानी रोका जाता है। अच्छा, मैं बीच में भी सुन रही थी डैम बन रहा है, डैम बन रहा है, डैम बन रहा है। एक डैम तो आज तक कई सालों से हम बचपन से सुन रहे हैं, काला डैम बाग। बना है, और डैम बना है। और डैम के नाम पे फंडिंग भी हुई है। फंडिंग हुई, हर किसी ने अपने मतलब बैलेंस के अंदर से 10 रुपीज 20 रुपीज शेयर करे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है एज यूजुअल तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप वीडियो देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या टाइटल है वीडियो का? टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में अब बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया 2021, इंडियन मेगा प्रोजेक्ट्स 2020। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में भारत में आने वाले कुछ नए मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियोस के अंदर इंडिया में आने वाले कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में 2021 के कई सारे नए मेगा प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं, जिनमें या तो इस वक्त तक काम शुरू हो गया है या फिर इन्हें प्रपोज कर दिया गया है और कुछ समय के बाद आपको ये प्रोजेक्ट्स भारत में देखने को मिल जाएंगे। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट हिमांक। तो हो सकता है आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल ना जानते हो। ये प्रोजेक्ट वैसे कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, काफी पुराना प्रोजेक्ट है। अगस्त 1985 में इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO द्वारा इस प्रोजेक्ट हिमांक को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत BRO को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उन्हें रोड और उसी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को लद्दाख रीजन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करना है। काफी सारी सेंसिटिव मिलिट्री एरियाज में आज एक्सेसिबिलिटी हिमांक प्रोजेक्ट द्वारा बनाए गए रोड्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद बैटल ग्राउंड है, वहां तक भी एक्सेसिबिलिटी हिमांक प्रोजेक्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाई थी। और अब इसी हिमांक प्रोजेक्ट के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की पहली ऐसी रोड बना रही है जो कि ग्लेशियर को कार्व करके बनाई जाएगी। सासोमा से ससेरला के बीच ये प्रोजेक्ट ईस्टर्न लद्दाख में कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर के आसपास वेदर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं रहती हैं, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कोई आसान काम नहीं होगा। साथ ही वेदर के साथ साथ एवलांचेस भी इस तरह के रीजन में एक कांस्टेंट खतरा बने रहते हैं। तो अगर आपका भी काफी अलग सी जगहों पर ट्रैवलिंग करने का मन करता है, तो ये प्रोजेक्ट बनने के बाद आपके लिए सबसे सही होने वाला है। तो अगला प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट वैसे कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड करने के सिर्फ दो कारण हैं। पहला ये कि ये प्रोजेक्ट हाल ही में कंप्लीट हुआ है, और दूसरा ये कि ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट 96 किलोमीटर लंबा कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जो कि दिल्ली को मेरठ के साथ गाजियाबाद होते हुए कनेक्ट करेगा। लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आया है, और कुल 4 सेक्शन में ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो जैसा मैंने बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट सेक्शन में बनकर तैयार हुआ था, तो उसी तरह से इसका काम भी शुरू हुआ था, यानी कि चारों सेक्शंस का काम लगभग एक साथ शुरू हुआ। कुछ महीनों का फर्क जरूर एक दो सेक्शंस के बीच में रहा होगा, और 2018 में इसका पहला सेक्शन, जो कि निजामुद्दीन ब्रिज से दिल्ली यूपी बॉर्डर तक था, उसको इनॉग्रेट भी कर दिया गया था। खैर, अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, और कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपको एक स्मूथ ट्रैवलिंग का ऑप्शन आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। कल्पसार प्रोजेक्ट। तो कल्पसार प्रोजेक्ट में बेसिकली एक 30 किलोमीटर के डैम को बनाने की बात की गई है गल्फ ऑफ खंबात के अक्रॉस, ताकि उस पानी को इस्तेमाल में लिया जा सके इरिगेशन यानी कि सिंचाई, ड्रिंकिंग या फिर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए। गुजरात में यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें 30 किलोमीटर की डैम में इतनी कैपेसिटी होगी कि 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर साफ पानी ये स्टोर करके रख सकेगा। यह लगभग गुजरात के साल भर के बारिश के पानी से जो नदियां जैसे नर्मदा, माही, साबरमती के अंदर जो फ्लो आता है, उसका 25% पानी है।
डैम के साथ साथ इसके ऊपर एक 10 लेन की रोड बनाने का भी निश्चय किया गया है, जो कि सौराष्ट्र को साउथ गुजरात से काफी अच्छी कनेक्टिविटी देगा। लगभग 90,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 12.5 से 13 बिलियन डॉलर्स के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आ सकता है। अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ स्टडी हो रही है और शायद इसी साल के अंत तक ये सारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब क्योंकि एक डैम प्रोजेक्ट है तो इन्वायरमेंट को लेकर के या फिर रिवर्स को लेकर के काफी सारी दिक्कतें इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आ जाती हैं, लेकिन अगर ढंग से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हर साल 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर करके रख सकेगा। और इस बात को आप सिंपल इससे समझ लो कि हर साल लगभग 30,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी नर्मदा नदी से सीधा समुद्र में चला जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्टोरिंग की फैसिलिटीज नहीं है, जिस वजह से उस सारे के सारे पानी की जो कि साफ था सिर्फ वेस्टेज होती है। ज़ांस्कार हाईवे। चलिए वापस आपको लेकर चलता हूं नॉर्दर्न स्टेट में, जहां पर हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा जो भी एक हाईवे प्रोजेक्ट ही है। नीमू पदुम दर्चा रोड या फिर जिसे ज़ांस्कर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। ये असल में एक नॉर्थ से साउथ की तरफ आने वाला हाईवे होगा, जिसे अगर इंडियन मैप में देखा जाए तो जो कि लद्दाख के निम्बू रीजन को हिमाचल प्रदेश से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। तो लेह मनाली हाईवे अभी पहले से ही एक मौजूद हाईवे है जो कि लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी देता है, पर इस तरह का हाईवे एक अल्टरनेटिव हाईवे का काम करेगा लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी देने के लिए। लद्दाख को वैसे भी इंडियन रीजन्स और खासकर रोड से कनेक्टिविटी देना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छा होने से काफी हद तक वहां चीजों को पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा, फिर चाहे वो कोई आम नॉर्मल सी लोगों की जरूरत की चीजें हो या फिर मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हमारी सेना के लिए। इंडियन आर्मी के ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस हाईवे को बनाया जा रहा है और ये उम्मीद है कि 2023 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद अभी जो लेह मनाली हाईवे से लगभग 14 से 16 घंटे लगते हैं लद्दाख तक जाने में, वो टाइम सिर्फ 10 से 12 घंटे तक ही सिमट कर रह जाएगा। और अटल टनल जिसमें इस वक्त काम पूरा हो चुका है और शिंघोला टनल जिसमें इस वक्त काम पूरा हो रहा है, इन टनल्स के पूरा होने के बाद एक और बेहतर कनेक्टिविटी इन हाईवेज के थ्रू मिल पाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेगा प्रोजेक्ट ये बेसिकली कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें ये देखकर बता दिया जाए कि हाँ ये 1-2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि अगर इसमें 1-2 साल और लगा दिए जाए तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले जब निकोला टेस्ला का टाइम था उस समय भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट उठा था, लेकिन उसके बाद से अभी तक काफी समय के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे गायब ही हो गए। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग और काफी हद तक चेंज होती सिचुएशंस की वजह से इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी हद तक लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं और इंडिया में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब अपनी जगह बनाने लगे हैं। काफी हद तक ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रही हैं और कई ऐसी बड़ी कंपनीज भी हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इंडिया आने लगी है, जिस वजह से अगर आपको फ्यूचर में ऐसा देखने को मिले कि इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पिछले महीने की बात है जब हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने ये बोला था कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो हम अगले 6 महीने से भारत के अंदर ही पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे। और इसके साथ ही बाद में उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर बन सकता है, क्योंकि हमारे भारत की मार्केट आज के समय में बहुत बड़ी है और काफी हद तक बहुत बड़े ब्रांड्स हमारे इंडिया के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग का एक अच्छा खासा स्कोप दिख रहा है। इंडियन रिवर्स इंटरलिंक प्रोजेक्ट। तो इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ये असल में एक प्रपोज्ड सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम है कि जो भारत के अंदर वाटर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, जिसके तहत इंडिया की काफी सारी नदियों को एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए, जिसकी मदद से जिस जगह पर पानी की शॉर्टेज है वहां तक इरिगेशन और ग्राउंड वाटर को पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही उन जगहों को भी मदद मिलेगी जहां बारिश के मौसम में काफी हद तक पानी आ जाता है, जिससे कई बार बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर आज लगभग दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन इंडिया के पास दुनिया के मुकाबले सिर्फ लगभग 4% के आसपास ही वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, जिस वजह से कई बार कई जगहों पर पानी की काफी हद तक कमी हो जाती है, जबकि कई जगहों पर हालात इस तरह के बन जाते हैं कि बाढ़ काफी हद तक चीजों को खत्म कर देता है, जिसका सिंपल एक ही सोल्यूशन है कि इन सारी नदियों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि अच्छे से वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके। इंटरलिंक प्रोजेक्ट को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें पहला है नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स इंटरलिंक कंपोनेंट, दूसरा साउदर्न पेनिनसुलर कंपोनेंट और तीसरा इंट्रा स्टेट रिवर्स लिंकिंग कंपोनेंट।
तो खैर इस प्रोजेक्ट में काम तो होगा ही, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि इस तरह का प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, नेचर के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का प्रोजेक्ट एक अच्छा सोल्यूशन इंडिया के लिए लेकर के आ सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स को ही इंक्लूड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हम और प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करके फ्यूचर में और ऐसी ही वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जी जनाब, ये थे अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया के। जबरदस्त है, बिल्कुल ही। आपको सबसे बेटर और सबसे अच्छा, वैसे तो सारे ही बहुत आउटस्टैंडिंग है। मतलब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देते हैं। यानी कि आपको यूँ समझो 50-50 साल, 100-100 साल, यानी ज़िंदगी भर के लिए आपके बेनिफिट्स हैं बड़े। मतलब ये कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। और जैसे डैम है, डैम से आपको पता है कितना एग्रीकल्चर को फ़ायदा होता है, कितना पानी स्टोर होता है, फिर वो यूज़ होता है। आपका अल्लाह पाक की तरफ से समंदर पहाड़ों से आते हैं, दरिया पहाड़ों से आते हैं और समंदर में बह जाते हैं। थोड़ा बहुत नदियाँ वदियाँ बन जाती हैं तो वहाँ से एग्रीकल्चर का काम होता है। डैम से आप बिजली बनाते हो, पानी को रोक लेते हो, फिर उस पानी से एक फ़्लो है ना, उस फ़्लो से आप बिजली बना सकते हो और मज़ीद वो पानी आपको काश्तकारी के लिए यूज़ कर सकते हो। आप पानी को रीस्टोर करता है। ये यूँ समझ लो कि इतने बेनिफिट्स होते हैं कि अच्छा, फिर वो लद्दाख, वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग रहते हैं, आबादी तो ऐसी जगहों पे कम होती है। मेन इंडिया का जो मकसद है आर्मी, तो वहाँ पे आर्मी रह रही है, आर्मी वहाँ रहती है, सरहदों की हिफाजत करती है सख्त जमा देने वाली ठंड में, -डिग्री। तो उनके लिए चीज़ें पहुँचाना, वहाँ के रिहायशियों के लिए चीज़ें आना ले जाना, उसके लिए बेनिफिट्स होते हैं। और ऐसी जगहों तक बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं या गवर्नमेंट्स होती हैं जो सोचती है कि इन्हें भी हम फ़ायदा दें। होता क्या है कि आपने भी नोट किया होगा, शहरों में तो सभी करते हैं, बिल्कुल शहर हैं, चलो भाई डेवलपमेंट्स हो, फ़ायदा हो, तरक्की हो, लेकिन देहात, गांव और ऐसी जगह जहाँ पे आबादी बहुत ही कम है, तो वहाँ पर भी उनको अगर सहूलतें मिलें तो उन लोगों के दिल में उस गवर्नमेंट के लिए कितनी इज्जत रहेगी कि यार इन्होंने हमारा भी सोचा है। अच्छा, नफ़रतें कब बढ़ती हैं आवाम में? जब इस तरह के जो कटे हुए इलाके होते हैं उन्हें और काट दिया जाता है। अच्छा, उनसे बेनिफिट तो लिया जाता है, लेकिन उन्हें समझा नहीं जाता। होता क्या है कि फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरीके से दूसरे प्रोविंसेस को, दूसरी कंट्री, दूसरे सिटीज़ को किया जा रहा होता है। जो मतलब ज़्यादा आबादी होती है, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक होता है, तो उनको देखा जाता है, वहाँ पे तरक्याती काम होते हैं, आबादी लोगों को आए दिखे। अच्छा, वहाँ का जो है चंद लोग हैं, आबादी कम होती है, तो वहाँ के लिए भी करना ये एक बहुत ही मतलब कमाल की बात है, बड़ी बात है। हाईवे ऑलरेडी मौजूद भी है और इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, इसमें मैक्रो प्रोजेक्ट्स में जिक्र किया गया है कि हिमाचल प्रदेश जो है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। कमाल है ना, देखे ना, तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे टूरिज़्म है। अच्छा, फिर वहाँ पे लोग घूमने जाएं, क्या खूबसूरत जगह है, पहाड़ों के ऊपर पूरी बर्फ, क्या खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। मतलब कुछ ही शॉट्स देखे मैंने, लद्दाख पूरा नहीं देखा ठीक से, तो कुछ ही शॉट्स देखे, बहुत अच्छा, मैं हमारी अपनी एक सोच होती है, जहाँ तक हमें नॉलेज होती है, बनना, चीज़ें बनाना, बस यहीं तक है। लेकिन देखिए, इन्होंने ये भी सोचा है कि जिन पानी की बारिशों की वजह से या पानी की वजह से बाढ़ आती है, उनका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर रहे हैं लोग कि सारी रिवर्स को या नदियों को एक जगह मिलाया जाए, ताकि हर गांव को, फसलों को वो तबाह ना करे, उसका भी एक रास्ता बनाया जाए। अच्छा, अगर हद से ज़्यादा बारिश आ जाए, अगर प्रॉपर्ली पानी ना भी मिले तो आपको पता है पूरी फसलें तबाह हो जाती हैं। हाँ, पानी ना मिले और पानी हद से ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाना और पूरे सैलाब आ जाना, उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है। मतलब सोच है ना कि यार हमें अपने आवाम को, हम अपने लोगों को, यानी वाकई सीरियस टाइप का काम लग रहा है कि वाकई सीरियस हैं, किसी तरीके से आवाम की मुश्किलात को कम किया जाए। मैं ये कह रही हूँ कि सीरियस गवर्नमेंट होगी ना तो ऐसे सीरियस स्टेप्स होंगे। आपको कौन सा बेहतर लगा था? मुझे वो इंटरलिंक जो करा है रिवर्स को, वो बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा लद्दाख में जो हाईवे बन रहा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कनेक्ट करेगा। इसके अलावा मैंने थोड़े दिनों पहले सुना था कि हमारे साइड पे भी एक फसल, आई थिंक गंदम की फसल तबाह हो गई।
सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से। ऐसे ही बाढ़ आती है, ये चीज़ें तो हैं कुदरती हैं। कुछ सालों से पानी की कमी की वजह से, शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से ऐसा हुआ। तो मतलब हमारे साइड पे इतना अच्छा सिस्टम नहीं है इतना। अगर डैम बनाए जाए ना तो उनसे पानी रोका जाता है। अच्छा, मैं बीच में भी सुन रही थी डैम बन रहा है, डैम बन रहा है, डैम बन रहा है। एक डैम तो आज तक कई सालों से हम बचपन से सुन रहे हैं, काला बाग डैम के नाम पे फंडिंग भी हुई है। फंडिंग हुई, हर किसी ने अपने मतलब बैलेंस के अंदर से 10 रुपीज 20 रुपीज शेयर करें डैम के नाम पे। करोड़ों की आवाम, तो आप बताएं कई करोड़ तो ये जमा कितने हो गए होंगे, सबके कट हुए। कहाँ है डैम आज तक नहीं पता। कहाँ वो डैम। और उस डैम पे ना दो सूबे अभी तक आपस में लड़ रहे हैं। आज मेरे पापा कहते वो इतना मतलब एडवर्टाइजमेंट इतनी करी थी उन्होंने, आओ डैम बनाया, आओ डैम बनाया। तो मतलब एक स्कीम हमारे यहाँ चली थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। आज तक कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। और कई लोगों ने बाहर के लोगों ने ना, जो हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए, उन्होंने बहुत फंडिंग की थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, कि हमारे मुल्क का कर्ज उतर जाए। अब वो कर्ज ही नहीं उतरता, वो तो बढ़ते ही जा रहा है। अब एक नया जो सुनने में आ रहा है, चाइना वाला नहीं, चाइना वाला कर्ज, चाइना की तरफ से जो हमें दिए जा रहे हैं, तो वो कर्ज अलग चल, यानी कि यूँ समझ लो। अच्छा, एक रिपोर्ट थी, सच या झूठ थोड़ा सा अपनी बचत के लिए मैं बोल दूं, हर पाकिस्तानी बच्चा 60,000 रुपये का कर्जदार है। मैं तो नहीं हूँ ना। सब हैं सब हैं। आप मुझे 30 दे दें, मैं माफ़ करवा दूँ। आप मुझे 1000 दे दें, मैं बाकी 59 माफ़ करा देंगे। हर पाकिस्तानी कर्जदार है, आप भी कर्जदार हैं। आप मेकअप वेकअप यूज़ किया करें, कम किया करें, आप कर्जदार हैं, ठीक है। ये कौन सा कर्ज है, मैंने तो लिया ही नहीं। ये हर पाकिस्तानी के ऊपर है। नहीं भैया, हम डिनाई कर रहे हैं इस बात से, हमने नहीं लिया। नहीं, आप दें तो फिर हम आपको देंगे भाई। ये हर पाकिस्तानी के ऊपर उससे लेना भाई। अगर किसी की फैमिली का मेंबर जो कर्ज लेता है तो पूरी फैमिली पे चढ़ जाता है ना, वो वाला कर्ज है ये गायबाना कर्ज है। तो फिर ये तो जब पे करना होता है ना, जब वो फैमिली का मेंबर मर जाए, तो पहले गवर्नमेंट मर जाए। तो जिसने लिया था वो तो भाग गए ना, बरखप गए, जो भी कहीं भी चले गए, अब आपको देना है। ये तो है। अच्छा, वैसे हम इनडायरेक्टली ये कर्ज उतार रहे हैं, पूछें कैसे? टैक्सेस वगैरह के थ्रू, महंगी चीज़ें और महंगी डबल ट्रिपल तरीके से उतार रहे हैं। बिल्कुल। और उतारते ही जा रहे हैं और उतर ही नहीं रहा। कर्ज तो वाकई इंटरेस्ट जो होता है ना, हमारे इस्लाम में तो ये है ना कि कर्ज सूद और मतलब है कि उसमें कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं होता, मतलब आप फलते फूलते नहीं हैं, आप फंस जाते हो उसमें फंस जाते हो। ट्रैप है एक तरह से, ये इस्लाम में है, मतलब कमाल है। लेकिन ये इंटरेस्ट के साथ ही देते हैं। हाँ ना, लाजमी है। और ये इंटरनेशनल उसूल है। हाँ। ये लॉ है कि आपको कोई पैसे दिए जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट है। ज़बरदस्त। बाकी ये कि प्रोजेक्ट्स हमने देखे, बहुत अच्छे लगे, और ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सीरियस है आवाम के लिए। अच्छा, हिमांग वगैरह या दूसरे प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, मैंने किसी एक का भी नाम नहीं सुना था, जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला, मैं भी आपने ना सुना। वाकई हमारे लिए बहुत न्यू थे और वाकई शॉकिंग रहे। और इससे जो है मैं अपने लिए बता दूं कि मुझे बहुत सी चीज़ें पता चल रही है, तो सीखने को मिल रहा है, पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन हो रही है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अच्छा, हमारे व्यूवर्स भी सोचते होंगे ये हर वीडियो में ये कहते हैं हमारे लिए बड़ा न्यू है। ये हमारे असल में हमारे मुल्क में ये सब नहीं होता। बिल्कुल, बुलेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट, सोच, तसव्वुर, इमेजिनेशन ही नहीं है। तो ये हमें तभी बहुत मतलब हैरान कुन लगता है, बहुत सरप्राइज हो जाते हैं हम चीज़ों को देखकर कि वाकई ऐसा भी हो रहा है दुनिया में। हम कहाँ हैं? हम दुनिया के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, कराची में हम। तो दोस्तों, इसकी हैरानगी से थोड़ा बाहर लाते हैं, वीडियो इख्तिताम की तरफ करते हैं, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, दोस्तों को शेयर करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।